हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है अ ट्रैवलर्स टेल। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद अ ट्रैवलर्स टेल। बहुत साल बीत गए थे। मैं छोटे से बड़ा और बड़े से अब बूढ़ा हो चला था। उम्र करीब करीब 76 वर्ष की हो गई थी। ये वो एक जगह थी जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा था, पर कभी वहाँ जाने का मौका नहीं मिला था। जगह थी गोपालपुर। मगर जब मुझे उड़ीसा भुवनेश्वर में एक बड़े स्कूल में एज अ गेस्ट बुलाया था और मुझसे वहाँ किसी ने पूछा कि इसके बाद आप कहाँ जाना चाहेंगे, यानी इस इवेंट के बाद आप कहाँ जाना चाहेंगे। मैंने कहा जी गोपालपुर। आप बताएंगे गोपालपुर यहाँ से कितनी दूर है। और बस फिर क्या था, मैं तो चल पड़ा। वह सड़क जिसके इर्द गिर्द खजूर के पेड़ थे और कई तरह के बाजार बीच रास्ते में आते रहे। उनके साथ ही वह झील थी जो धान के खेत और केवड़े की खेती से होती हुई सीधी बड़ी नदी में मिलती थी। और फिर कुछ ही देर में गोपालपुर के समुद्र तट के पास के रोड पर मेरी गाड़ी चलने लगी। होटल खाली थे और आसपास के कैफेज भी। एक कौवे ने मुझे एक पुरानी दीवार पर बैठे बैठे काँव काँव की आवाज़ निकालते हुए मुझे सलाम किया। मुझे खुशी मिली। कुछ इमारतें मुझे नई लगीं तो कुछ बेहद पुरानी, इतनी पुरानी कि उनके खंडहर बन चुके थे। और कोई भी अब इन खंडरों को ठीक नहीं कर रहा था जो आज़ादी के वक्त से हमारे साथ थे। एक पुराना घर जो अभी भी जड़ पकड़े हुआ था। मगर समुद्र के किनारे से दूर एक रास्ता दूर हमें कुछ बहुत अच्छी सजी बनी इमारतों और बंगलों की तरफ ले गया, जहाँ पर एक स्कूल, एक पुराना कब्रिस्तान और आखिर में एक रेस्ट हाउस आया जहाँ पर हमें रात बितानी थी। अंधेरा हो चुका था जब हम रेस्ट हाउस पहुँचे। मैं उस घने अंधेरे में थोड़ा बहुत ही देख पा रहा था, पर जो भी मैंने देखा वो थे वह बड़े बड़े पेड़ जो बंगले को यानी रेस्ट हाउस को घेरे थे। एक पुराना बनियान का पेड़, एक कटहल का पेड़ और बाकी आम के पेड़ थे। और एक उड़ने वाला कीड़ा मेरी कमीज पर चलने लगा और उड़ाने पर भी नहीं उड़ा। मैंने उस प्यारे छोटे कीड़े को अपनी उंगलियों पर लेकर एक पेड़ के बड़े पत्ते पर छोड़ दिया। वो अपना रास्ता पकड़ के आगे चला गया। मैंने खाना खाया और इसके बाद आधी रात बीत चुकी थी जब मैं पूरी तरह से सोने लगा। वहाँ का स्टाफ, केयरटेकर, माली कुछ काम से बाहर गए थे और आने में उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। और वहाँ के माली ने मुझे बता दिया था कि ये रेस्ट हाउस कभी एक अंग्रेज़ साहब का हुआ करता था और जो भारत की आज़ादी के बाद यहाँ से चले गए थे कुछ 60 या उससे भी ज़्यादा साल पहले। मुझे कुछ बदलाव दिखाई दिए जो बंगले में नए थे, पर उस बंगले की मूल अवस्था वही थी। ऊंची छत वाले कमरे, उन पर बड़े बड़े पंखे, एक बड़ा बरामदा और एक बड़ा बाथरूम भी। ये बाथरूम इतना विशाल और बड़ा था कि उसमें एक पार्टी हो जाए, लेकिन उसमें सिर्फ एक पॉटी और एक वॉश बेसिन ही था। मैंने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करी और लाइट्स ऑफ करके सोने की तैयारी में लग गया, क्योंकि खुली लाइट्स के साथ सोना बेहद मुश्किल था और वह लाइट बल्ब काफ़ी बड़ा था। वो एक आरामदेह बिस्तर था और मुझे जल्द ही नींद ने आ घेरा। लेकिन आधी रात को अचानक मेरी आँख खुल गई। एक आवाज़ जो मेरे बिस्तर के पास की खिड़की से आ रही थी, लगातार टप 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 और इसी तरह की आवाज़ बार बार मुझे आ रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई पेड़ की टहनी तेज़ हवा की वजह से मेरी खिड़की के शीशे के साथ बार बार टकराकर ये आवाज़ पैदा कर रही है। और ये सोचकर मैं फिर से सो गया। पर कुछ ही देर बाद यह टैपिंग बहुत बढ़ गई। मैं जल्दी से बिस्तर से उठा और खिड़की का पर्दा हटाया और मैंने देखा कि एक चेहरा जो खिड़की के बाहर से मुझे दिखाई दे रहा था। क्योंकि बाहर बरामदे की रोशनी बेहद हल्की थी, इसलिए उस शख्स का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दिया,
पर मैं इतना ज़रूर कह सकता था कि वो एक इंसानी चेहरा ही था। मैं ये तो समझ गया था कि कोई ना कोई अंदर कमरे में आना चाहता है। शायद वहाँ का रख रखाव या संभालने वाला, या फिर चौकीदार, माली, या फिर कोई और। पर वो कोई भी है, वो दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटा रहा? ये भी हो सकता है कि उसने दरवाज़ा खटखटाया हो और मुझे कोई आवाज़ ना आई हो, क्योंकि उस कमरे का दरवाज़ा उस कमरे के बिल्कुल दूसरे छोर पर था, और शायद इसी वजह से ये खटखटाहट मैंने ना सुनी हो। खैर, कुछ भी हो, फिर मैं इस तरह का शख्स नहीं हूँ जो कि आधी रात को किसी भी अजनबी के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दूँ। पर इस बार मैं बिल्कुल भी डरा या असहाय महसूस नहीं कर रहा था, और बस जाकर मैंने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, और मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा था। वह एक लंबा चौड़ा शख्स था जिसने पगड़ी बांधी हुई थी, और उसका पहनावा ऊपर से नीचे तक सफ़ेद था, कुछ ऐसा जैसे 5 सितारा होटलों के दरबानों का होता है, बिल्कुल वैसा ही। मैंने पूछा, तुम कौन हो? मैंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कुछ नहीं कहा, फिर मेरी तरफ बहुत ही शालीन निगाहों से देखा और कमरे में आ गया। मैं उसे बस देखता रह गया कि ये कमरे में कैसे दाखिल हो गया। मेरा शरीर तो जैसे एक जगह जम गया था। उसने अंदर आते ही मेरा पूरा बिस्तर ठीक किया, चादरों को बदला, फिर वो मेरे कमरे के अंदर वाले छोटे कमरे में गया और वहाँ जाकर एक पानी का जग और ग्लास ले आया, और उन दोनों चीज़ों को मेरे बिस्तर के पास वाली छोटी मेज़ पर रख दिया। और फिर से उसने कार्य किया। उसने मेरे दिन भर के कपड़ों को लिया और उन्हें तय किया और उन्हें खाली कुर्सी पर रख दिया, और फिर एक नज़र मेरी तरफ देखा और मेरा कमरा छोड़कर बाहर निकला और रात के अंधेरे में ओझल हो गया। अगली सुबह जैसे ही सूरज सर पर आया, मैं फिर से नदी के मुहाने के पास चला गया और वहीं पास में घूमने लगा। फिर वापस रेस्ट हाउस आया, नाश्ता किया, पर मुझे अभी भी वह रात वाला आगंतुक याद आया था। मैंने मैनेजमेंट से पूछा, श्रीमान, क्या आप बता सकते हैं कल रात को मेरे कमरे में कौन आया था? वह मुझे किसी बटलर के समान लगा, लंबा कद, चौड़ा सीना, बहुत ही साफ सुथरा और तमीज़ वाला शख्स। अब केयरटेकर और माली ने एक दूसरे को बेहद डरी हुई निगाहों से देखा। केयरटेकर ने माली से कहा, अब तुम ही बता दो वो कौन था। सर, वो शायद हजूर अली होगा। वह अर्दरली था, यानी कि ख़ास नौकर मिस्टर रॉबिन्स का। वो एक अंग्रेज़ थे और यहाँ के पोर्ट कमिश्नर थे। पर ये सब तो करीब करीब 60 साल पुरानी बातें हैं। वह सब तो अब तक मर चुके होंगे ना? जी हाँ सर, सब के सब मर चुके हैं, मगर कभी कभी हजूर अली का भूत दिखाई देता है। ये वही शख्स है जो आपके कमरे में कल रात आया था। वो तभी दिखाई देता है जब उसके मालिक जैसा कोई उसे लगता है। और सर, हजूर अली को यह बंगला एक उपहार के रूप में मिला था जब मिस्टर रॉबिन्स ने यह देश छोड़ा था। पर बेचारा हजूर अली उसका रखरखाव करने में असमर्थ था, यानी कि इस रेस्ट हाउस का रखरखाव करने में बेहद असमर्थ था। वह वापस अपने घर कटक को लौट गया और सालों पहले ही उसका स्वर्गवास भी हो गया है, मगर उसका प्रेत यहाँ पर कभी कभी दिखाई देता है। पर आप सर, उसके प्रेत से बिल्कुल भी मत घबराइए, वह आपको कुछ नहीं करेगा। वो ऐसे ही सबको दिखाई नहीं पड़ता। आप एक किस्मत वाले शख्स हैं जो वो आपको दिखाई पड़ा। वह सबको दिखाई नहीं पड़ता। मैंने खुद उसे यहाँ बंगले में 2 बार देखा है। मुझे याद है करीब करीब 20 साल पहले जब मैंने यहाँ पर नौकरी ज्वाइन करी थी, और एक बार एक बड़ा तूफ़ान यहाँ नदी में आया था, और तूफ़ान आने से पहले वह दिखाई दिया था। वो हमें तूफ़ान की चेतावनी देने आया था। वह बंगलों के हर खिड़की और दरवाजे के पास जाकर सुनिश्चित कर रहा था कि वो ठीक से बंद है या नहीं। वो कभी कुछ नहीं बोलता, बस अपना काम करके अंधेरों में गायब हो जाता है। ये सब बातें बताकर वह दोनों वहाँ से चले गए। पर अब बस मुझे भी वह बंगलो छोड़ना था, क्योंकि उसी दिन दोपहर तक मुझे भुवनेश्वर पहुँचना था।
क्योंकि वहीं से मुझे दिल्ली के लिए प्लेन मिलना था। मुझे और भी अच्छा लगता कि मैं गोपालपुर और ज़्यादा दिनों के लिए रुकता, पर खैर कोई बात नहीं, फिर किसी वक्त ज़रूर रुकूंगा। यहाँ की पुरानी सड़कें, आम के बगीचे, मछली पालन के गांव और रेत वाले दरिया को ज़रूर देखने आऊँगा और बेहद इत्मीनान से इन्हें देखूँगा। और फिर भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर मैं पहुँच गया और सिक्योरिटी ने मेरी फ़ोटो आइडेंटिटी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मेरे पास कुछ भी हो, उनमें से कोई भी एक चीज़ हो, वो मांगी और कहा, आपके पास इनमें से कुछ भी हो जिस पर आपकी फ़ोटो ही हो तो वो हमें दिखाएं, क्योंकि जाहिर है आपके पास ये ई टिकट है। मेरे पास कोई डीएल नहीं है और मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मुझे अपना पैन कार्ड इत्यादि साथ रखना चाहिए, पर मैं हमेशा अपना पासपोर्ट अपने साथ ज़रूर रखता हूँ। मैंने अपना पासपोर्ट अपने छोटे ट्रैवल बैग में देखा और फिर सूटकेस में, पर मुझे कहीं भी वह पासपोर्ट दिखाई नहीं दिया। मैंने अपनी सारी जेबें और पर्स चेक किए, पर वो वहाँ भी नहीं था। फिर कुछ ही मिनटों में एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, कोई बात नहीं सर, मैं इन्हें जानता हूँ, यह मिस्टर रस्किन बॉन्ड हैं, इन्हें अंदर आने दो। मैंने उनका धन्यवाद किया और चेक इन एरिया की तरफ बढ़ा। बस पूरी उड़ान के दौरान मैं बस यही सोचता रहा कि मैंने अपना पासपोर्ट कहाँ रख दिया, कहीं सूटकेस में किसी जगह पर या कहीं और, कहीं वो खो तो नहीं गया। अब क्योंकि मेरा सारा सामान एयरपोर्ट में सील था तो मैंने सोचा कि अब घर जाकर ही दोबारा पासपोर्ट चेक करूँगा। और उसके एक दिन बाद मैं दिल्ली से अपने घर पहाड़ों में चला गया। मैंने सारा रास्ता सड़क के द्वारा पार किया, क्योंकि बाय रोड आप किसी भी जगह को बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं। और बीच रास्ते के ट्रैफिक जैम ने भी मुझे बहुत परेशान किया, पर आखिरकार मैं घर पहुंच ही गया। इस बार मैंने अपना पासपोर्ट सब जगह तलाश किया, सूटकेस, ट्रैवल बैग, सारी जेबें इत्यादि, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैंने पासपोर्ट की तलाश अब बंद कर दी, क्योंकि मैं बहुत थक हार गया था। अब मैंने सोचा, हो सकता है मैंने उसे कहीं गिरा दिया या फिर गोपालपुर में ही कहीं छोड़ दिया हो। मैंने अब अपने कमरे में बैठे बैठे ये सोचा, क्यों ना कल गोपालपुर रेस्ट हाउस फ़ोन करके पासपोर्ट के बारे में जाना जाए। ये सब सोचकर मैं सो गया। वो एक ठंडी और धुंध भरी रात थी, काटने वाली सर्द रात। मैं बिस्तर में बहुत आराम से बड़े कंबल और रज़ाई के साथ लेटा हुआ था। और अजीब बात तो ये थी कि 2 रात पहले ही मैं एक बड़े पंखे के नीचे गोपालपुर के रेस्ट हाउस में सो रहा था, जहाँ अच्छी खासी गर्मी थी। ये बहुत ही अजीब था कि अब मैं एक बहुत ही ठंडी जगह पर था, यानी कि अपने घर पर। वह एक सर्द, तेज़ ठंडी हवा वाली रात थी। खिड़कियाँ बहुत तेज़ बज रही थीं। पुरानी टीन की छत भी बेहद आवाज़ कर रही थी। मैं अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया था। जब हवा तेज़ चली, मैंने सुना एक खटखटाहट जो मेरे घर के मुख्य द्वार पर हो रही थी। मैं पूरी तरह डर गया और चीख कर कहा, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ पर कोई भी उत्तर मुझे नहीं मिला। पर वह खटखटाहट घड़ी के हर सेकंड के बीतने के साथ बढ़ती चली गई, बढ़ती ही चली गई। मैंने कहा, हुज़ देयर, कौन है? मैं फिर चिल्लाया। मुझे लगा शायद कोई भारी मुसीबत में है जो मेरे दरवाजे पर है और मेरी मदद चाहता है, या कोई बीमार है। अब मैं देख ही लेता हूँ। मैं ठंड से कांपता हुआ रज़ाई से बाहर निकला और जैसे ही मेरे पैर ज़मीन पर लगे तो ठंड की एक लहर जैसे पूरे शरीर में दौड़ गई। पर मैं फिर भी दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को पूरी तरह से खोला। एक शख्स अंधेरे से बाहर निकला, फिर से वही हजूर अली। उसने मुझे सलाम किया, मेरे कमरे में दाखिल हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह गोपालपुर के रेस्ट हाउस में हुआ था। वह खामोशी से अंदर घूमा। सारा कमरा बिखरा पड़ा था। मेरी पासपोर्ट की तलाश की वजह से मेरा सारा कमरा बुरी तरह गंदा हो चुका था और उसने इतनी रात में पूरा कमरा ठीक किया। मेरे ट्रैवल बैग में से कपड़े निकालकर बेहद सफाई से उन्हें कबर्ड में रख दिया और मुझे फिर से सलाम कर बाहर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मगर अजीब बात थी, उसने पूरा कमरा ठीक किया, पर मेरे ट्रैवल बैग को सही जगह क्यों नहीं रखा? उसने उसे कमरे की ज़मीन पर क्यों छोड़ा? मैंने फिर खुद ही ट्रैवल बैग को उठाया और
उसको टॉप शेल्फ में रखा और बस उसी वक्त मेरा पासपोर्ट उस ट्रैवल बैग के आगे की जेब से गिर पड़ा ज़मीन पर। मैंने जैसे ही हजूर अली की तरफ देखा तो वह वहाँ नहीं था। वो तो उस ठंडे अंधेरे घने कोहरे में कहीं गायब हो गया था। वह उस रात में कहीं गायब हो गया था। शायद उसने मेरी परेशानी को गोपालपुर में ही समझ लिया था और वह मेरी मदद करने के लिए मेरा पासपोर्ट ढूंढ कर लेकर आ गया था। वाह, एक सच्चा और बेहद वफादार सेवक हजूर अली। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी अ ट्रैवलर्स टेल। एंड अगेन फ्रेंड्स, इसको भी लिखा गया था सर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आप सब लोग अब महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो इसी तरह से वॉच करते रहिए मेरे इंटरेस्टिंग वीडियोस को। मेरे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना भी नहीं भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।